मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप को पूरे 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में मैंने उसे सिंसियरली प्यार किया। हर छोटी-बड़ी चीज़ में उसका साथ दिया। लेकिन मुझे एक ऐसा सच पता चला, जिसने सब कुछ बदल दिया। शिंझा की एक पुरानी नॉवेल थी और उस नॉवेल का मेल लीड अब रियल वर्ल्ड में आ चुका था। ये सुनने में जितना अनरियल लगता है, सच उससे भी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि मुझे फ्यूचर पता था। आने वाले समय में वो उसी मेल लीड के साथ होगी और मैं बनूंगा एक साइड कैरेक्टर जिसका काम सिर्फ इंसल्ट होना है, लोगों के सामने ह्यूमिलिएशन, रिस्पेक्ट खत्म और आखिर में एक ट्रेजिक मौत। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ये सब होने दूं? मगर जवाब साफ था, नहीं। अगर एंडिंग ऑलरेडी तय है तो मैं उसे अपने तरीके से बदलूंगा। मैंने डिसाइड किया, मैं खुद हट जाऊंगा, शेंजा को मेल लीड के साथ छोड़ दूंगा और दुनिया के लिए मर जाऊंगा। इसी प्लान के साथ मैं एक प्राइवेट एजेंसी के पास गया। रिसेप्शन रूम में बैठा था। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा टेंशन। तभी स्टाफ अंदर आया। कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। उसने पेपर मेरे सामने रखा। 17 डेज के अंदर हम आपका फेक डेथ एक्सीडेंट अरेंज कर देंगे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, हर पेज कामली फ्लिप किया, हर डिटेल चेक की। लोकेशन, टाइमिंग, एग्जीक्यूशन, सब परफेक्टली प्लान्ड था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेक कॉर्प्स। मैंने कंफर्म किया, बॉडी एग्जैक्टली मेरे जैसी होगी। स्टाफ कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया। सर, बिल्कुल 1 to 1 मैच, हाइट, वेट, कोई फर्क नहीं होगा। इवन क्लोज फैमिली भी पहचान नहीं पाएगी। ये सुनकर मेरे अंदर जो हल्का डाउट था, वो फाइनली खत्म हो गया। मैंने बिना हेजिटेट किए कार्ड निकाला और फुल पेमेंट कर दी। उस मोमेंट में मैंने ऑफिशियली अपनी डेथ खरीद ली। मैं उठा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। बाहर आते ही एक लग्जरी एक्सटेंडेड लिंकन खड़ी थी। ड्राइवर ऑलरेडी वेट कर रहा था, जैसे उसे पता हो मैं कब निकलूंगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, तुरंत डोर खोला। यंग मास्टर, मैंने बस हल्का सा नॉड किया और अंदर बैठ गया। डोर सॉफ्टली बंद हुआ। कार स्मूथली चल पड़ी। पूरे रास्ते मैं चुप था। मन में बस एक ही थॉट, 17 दिन बाद मैं इस दुनिया में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करूंगा। वहीं फिर कुछ देर बाद कार एक फेमिलियर जगह पर रुकती है। जांग फैमिली विला। ये कोई नॉर्मल हाउस नहीं था। ये वो जगह थी जो मैंने स्पेशली खरीदी थी, शंजा के साथ फ्यूचर बनाने के लिए। आयरनी देखो, जिस घर को मैंने हमारी जिंदगी के लिए बनाया था, वहीं से मैं अब अपनी मौत की तैयारी कर रहा था। मैं अंदर जाता हूं। अभी बेयरली कुछ सेकंड्स ही हुए थे कि मेन डोर फिर से खुलता है और अंदर आती है वो, एक ग्रेसफुल फिगर, परफेक्ट पोस्चर, हर कदम में कंट्रोल, एलिगेंस, जैसे वो हमेशा डिस्टेंस बनाए रखती हो दुनिया से। शेंजा। उसका चेहरा हमेशा की तरह काम था, थोड़ा कोल्ड, जैसे इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते उसके अंदर। लेकिन मुझे अब सच पता था, उसकी ये कोल्डनेस असल में एक मास्क थी। वो धीरे धीरे अपना कोट उतारती है और बिना कुछ बोले सीधा सोफा की तरफ बढ़ती है, मेरी तरफ झुकते हुए। लेकिन इस बार मैं अचानक रिएक्ट करता हूं और उसे हल्के से दूर पुश कर देता हूं। उसकी आंखें बिल्कुल मूनलाइट जितनी कोल्ड, सीधे मुझे घूरती हैं, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूं। वो फ्लैट टोन में बोलती है, तुमने ही तो कंडीशन रखी थी कि रोज मेरे साथ सोना होगा। मैं नजरें झुका लेता हूं। अब जरूरत नहीं है, थोड़ा टायर्ड हूं। ये एक झूठ था, लेकिन अच्छा ये हुआ, उसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस कामली बोलती है, ठीक है, मैं काम पर जा रही हूं। शेन जियाओ सच में आजकल काफी ज्यादा बिजी थी। उसका स्टार्टअप प्रोजेक्ट अपने सबसे क्रूशियल फेज में था। मैं उसे रोकता नहीं, बस साइलेंटली सिर हिला देता हूं। मुझे लगा वो पूरी रात बिजी रहेगी, लेकिन कुछ देर बाद उसका फोन बजता है। वो जल्दी जल्दी स्टडी से बाहर आती है और मुझे अभी भी लिविंग रूम में देखकर उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। अगर आज नहीं चाहिए तो मैं बाहर जा रही हूं। उसकी आवाज में हल्की अर्जेंसी थी, जो वो रेयरली दिखाती थी।
इम्पोर्टेंट काम है। मैं बस उसे देखता हूँ और बिना पूछे समझ जाता हूँ कि आखिर वो इम्पोर्टेंट काम क्या है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सिर हिला देता हूँ। परमिशन मिलते ही वो बिना रुके जल्दी से बाहर निकल जाती है। दरवाजे तक पहुंचते ही मैं अचानक उसे पुकारता हूँ, जिससे कि वो अपनी जगह पर रुक जाती है। थोड़ा सा फ्राउन करके मेरी तरफ देखती है, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं आगे क्या कहूँगा। लेकिन उसकी आंखों में हल्की इम्पेशंस देखकर मेरी आवाज रुक जाती है। जाओ, बस इतना ही कह पाता हूँ। दरवाजा बंद होता है और वो अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी मैं धीरे से खुद से कहता हूँ, वैसे भी अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जल्द ही चला जाऊंगा। मैं एक रिच यंग मास्टर था, लुक्स, मनी, सब कुछ था। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अब्सर्ड काम किया। पैसों से गर्लफ्रेंड खरीदी, जिन यूनिवर्सिटी में ये बात एक जोक बन गई थी। शेंजाओ, वो लड़की थी जिसके पीछे लड़कों की लाइन लगती थी, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती थी। कोल्ड, डिस्टेंट, बस पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी। और मैं उसे पहली नजर में पसंद कर बैठा और मैंने सोचा, इस कोल्ड फ्लावर को तोड़कर अपना बनाऊंगा। फिर मुझे उसकी सिचुएशन पता चली। पेरेंट्स नहीं थे, ग्रैंडमदर के साथ बड़ी हुई थी और वो भी अब बीमार थी। मेडिकल बिल्स बहुत बड़े थे। तभी मैंने उसे ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर का इलाज कराऊंगा और बदले में उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। हर दिन मेरे पास आना होगा और वो भी जब तक मैं चाहूं। ये डील हाश थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने हाँ कह दिया। 5 साल बीत गए, हम ग्रेजुएट हो गए, जॉब्स शुरू कर दी, लेकिन रिलेशनशिप वही का वही रहा। वो अभी भी मेरे विला में रहती थी और उसका एटीट्यूड अब भी उतना ही कोल्ड था। मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता था एक दिन उसका दिल बदल जाएगा। लेकिन फिर एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गया और सिर पर चोट लगी और तभी सब बदल गया। मुझे पता चला मैं एक नॉवेल में जी रहा हूं। शेंजाओ फीमेल लीड है, लिंग डुआन्स मेल लीड है और वहीं मैं सिर्फ एक विलेन साइड कैरेक्टर। स्टोरी के हिसाब से 17 दिन बाद उसका स्टार्टअप प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनेगी और फिर सबसे पहले वो मुझे पैसे देकर छोड़ देगी। मगर वहीं मैं उसे छोड़ने नहीं दूंगा, क्लिंग करूंगा, जेलस हो जाऊंगा और अंत में ट्रेजिक मौत मरूंगा। पहले मुझे यह सब बकवास लगा, लेकिन धीरे धीरे हर चीज एग्जैक्टली उसी प्लॉट को फॉलो करने लगी और शेंजाओ का बार बार मुझे छोड़कर लिंग दुआंस के पास जाना सब कंफर्म कर रहा था। 1 हफ्ते तक मैं खुद से लड़ता रहा। फिर आखिर समझ आया, मैं अपनी लाइफ गैम्बल नहीं कर सकता। अगर मुझे बचना है तो मुझे स्टोरी से बाहर निकलना होगा। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे अब प्यार नहीं करूंगा और मैं अपनी फेक डेथ प्लान करूंगा और हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब याद आते ही जॉन पूरी रात सो नहीं पाया। वो करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद उससे जैसे दूर भाग रही थी। उस रात शेनजो वापस भी नहीं आई और इस बार जॉन ने उसे कॉल करके पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अगली सुबह जॉन जल्दी उठ गया, फ्रेश होकर नीचे आया और अकेले ही ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। पूरी विला में सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी धीरे धीरे चबाने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हर बाइट जैसे उसकी लोनलीनेस को और हैवी बना रही थी। जब वो खाना खत्म करता है, तभी उसका बटलर उसके पास आता है, थोड़ा हेजिटेंट होकर। यंग मास्टर, आपके कहने पर सारे सर्वेंट्स को डिसमिस कर दिया गया है। मैं भी आज ओल्ड मैंशन वापस जा रहा हूं। फिर धीरे से पूछता है, क्या आपको सच में सर्वेंट्स की जरूरत नहीं है? जॉन हल्के से सिर हिलाता है, लेकिन अंदर से वो जानता था अब उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही यहां नहीं रहने वाला था। जॉन बिना कुछ एक्सप्लेन किए ऊपर जाता है, एक लेटर लेकर आता है और उस लेटर को बटलर को पकड़ाते हुए कहता है, ये फादर और मदर जंग तक पहुंचा देना। उस लेटर में सब कुछ साफ लिखा था। 17 दिन बाद जॉन फेक डेथ करके दुनिया से गायब हो जाएगा
और विदेश जाकर नई पहचान के साथ क्वाइटली जिएगा। उसने ये भी लिखा कि वो सेफ रहेगा और सही समय आने पर चुपचाप वापस मिलने आएगा। जॉन ने सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे। उनकी पूरी जिंदगी यहीं थी और ये सब समझाना नामुमकिन था। कोई भी सुनता तो उसे पागल समझता और अगर सब साथ गायब होते तो शक सीधा शेनजो पर जाता। इसीलिए जॉन ने फैसला किया वो अकेले जाएगा। सब अरेंज करने के बाद अब बारी थी शेन झाओ से जुड़ी आखिरी चीजों की। जॉन फ्रूट्स लेकर गया ग्रैंडमा शेन से मिलने। सालों से वो उनका ख्याल रखता आया था, उनसे बातें करता, उन्हें हंसाता और उन्हें स्मार्टफोन चलाना भी सिखाया था। इसलिए ग्रैंडमा शेन उसे बहुत पसंद करती थी। वो फिर वही सवाल पूछती हैं, आखिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? इस बार जॉन के चेहरे पर शर्म नहीं थी, बस एक हल्की कड़वी मुस्कान थी। शादी? उसे खुद पता था ये कभी नहीं होगा। 17 दिन बाद वो चला जाएगा और अगर नहीं भी गया तो भी उसका एंड दुखद ही होगा, क्योंकि शेन झियाओ का दिल हमेशा से लिंग डुआंस के लिए था। ग्रैंडमा उसे समझाती हैं, उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मगर तुम दोनों की शुरुआत थोड़ी खराब थी। लेकिन जॉन सच्चाई जानता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, बस एक कार्ड निकाल कर देता है। ये उसे दे देना। ये कार्ड शेन जियाओ के स्टार्टअप के लिए पैसे थे। वो पहले देना चाहता था, लेकिन डरता था कहीं उसका ईगो हर्ट ना हो जाए। अब जब वो जा रहा था तो इनडायरेक्टली देना चाहता था। ग्रैंडमा तुरंत समझ जाती है कुछ गड़बड़ है और वो उससे पूछती है, तो क्या तुम दोनों फिर से लड़ पड़े? जॉन सिर हिलाता है, नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। और फिर थोड़ा रुककर उसने धीमे से कहा, बस कुछ समय बाद मैं बहुत दूर जाने वाला हूं। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही पीछे से एक काफी कोल्ड आवाज आई, कहाँ जाने वाले हो? जॉन अचानक मुड़ा और उसकी नजर सीधी पड़ी शेंजाओ पर। उसका चेहरा डार्क था और उसके साथ खड़ा था लिंगडुआन। एक पल के लिए जॉन की आंखें ठहर गईं, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें हटा लीं। वो कैजुअली बोलता है, बस ट्रैवल पर जा रहा हूं। शेनजो के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके हिसाब से जॉन को बस दो चीजें पसंद थीं, एक उसके साथ रहना और दूसरा ट्रैवल करना। इसीलिए उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया, ना उसने कुछ पूछा, ना ही बात को आगे बढ़ाया। वो सीधा लिंग डुआन को लेकर बैठ गई, ग्रैंडमा शेन के पास। और फिर धीरे धीरे जॉन को सबसे किनारे कर दिया गया। लिंग डुआन बैठते ही कंप्लेन करने लगा, ग्रैंडमा क्या आपको पता है ये कितनी स्टिंगी है? अभी आते वक्त मुझे आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन इन्होंने दिलाई ही नहीं। वो पाउट करके बोल रहा था, जैसे सच में कोई बड़ी कंप्लेंट हो। शंजाओ उसे देखती है, थोड़ी हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन उसकी आंखों में कंसर्न साफ था। तुम्हारा पेट खराब है, भूल गए पिछली बार कैसे तुम दर्द से चिल्ला रहे थे? तुमने खुद कहा था अब कोल्ड चीज नहीं खाओगे। उसकी टोन थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन हर शब्द में केयर भरा हुआ था। लिंगदुआंस बस मुस्कुरा देता है, स्वीट तरीके से। उसकी आंखों में सिर्फ एडमिरेशन था। रूम में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन शेनजो की नजरें पूरे समय सिर्फ उसी पर थीं। जॉन धीरे धीरे और पीछे खिसकता गया, जब तक वो सबसे किनारे नहीं पहुंच गया। उस सीन को देखते हुए जॉन खुद पर हल्का सा हंसता है। फिर वही, मैं हमेशा आउटसाइडर ही रहूंगा। लेकिन इस बार उसका दिल नहीं टूटा, न दर्द हुआ, न कोई उम्मीद बची, क्योंकि इस बार उसने सब छोड़ दिया था, शेनजो और उसके लिए अपनी सारी फीलिंग्स भी। उस पल जॉन ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, वो पूरी तरह पीछे हट जाएगा, शेनजो को पूरी तरह लिंगडुआंस के पास लौटा देगा। ग्रैंडमा शेन ने जॉन की आंखों में वो हल्की सी लोनलीनेस देख ली थी। उन्होंने एक नजर शिंजाओ पर डाली, जो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी, और फिर धीरे से बोली, चाओ ये चान, मुझे ग्रेप्स खाने हैं, जाकर धो लाओ। ये एक सिंपल रिक्वेस्ट थी, लेकिन असल में वो दोनों को अकेला भेजना चाहती थी। शिंजाओ ने बिना कुछ कहे फ्रूट बास्केट उठाई और बाहर चल दी।
जॉन भी उसके साथ बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही दोनों वार्ड से बाहर आए, अचानक शंजाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। जॉन थोड़ा सा चौंक गया। आज पहली बार उसने खुद आगे बढ़कर उसे टच किया था। लेकिन अगले ही पल उसके वर्ड्स ने सब क्लियर कर दिया। उसकी आवाज काफी कोल्ड थी। आगे से मेरी ग्रैंडमा से कम मिलने आया करो। हाँ, मैंने खुद को तुम्हें बेचा था, लेकिन मेरी ग्रैंडमा ने नहीं। बस एक लाइन, और जॉन की सारी छोटी सी उम्मीद एक जोक बनकर रह गई। उसका दिल हल्का सा कड़वा हो गया। अगर ये पहले होता तो जॉन तुरंत एक्सप्लेन करता कि वो बस ग्रैंडमा की लोनलीनेस दूर करना चाहता है। उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। लेकिन अब वो सिर्फ सिर झुका देता है और बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम की तरफ चला जाता है। पहले वो हर जगह उसके साथ रहता था, लेकिन आज वो बिना रुके चला गया। वहीं शेन जियाओ उसकी बैग को देखती रह गई। उसे पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कल से जॉन का बिहेवियर बदल गया था। फिर फ्रूट धोकर दोनों वापस वार्ड में आते हैं, कुछ देर बात करते हैं और फिर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, लिंग डुआन तुरंत बोलता है, डिनर का टाइम हो गया है, चलो साथ में खाना खाते हैं। शेन जियाओ नेचुरली मना नहीं करती और जॉन से पूछने की भी जरूरत नहीं समझती। सीधे उसकी तरफ से हाँ कर देती है। रेस्टोरेंट में तीनों एक प्राइवेट रूम में बैठते हैं। शेनजो मेन्यू उठाती है और ऑर्डर करती है। लेकिन जब खाना आता है, जॉन को एहसास होता है एक भी डिश उसकी पसंद की नहीं है। सब कुछ लिंग डुआंस की पसंद का था। यही फर्क होता है प्यार और बिना प्यार के बीच। एक तरफ जबरदस्ती का प्यार, दूसरी तरफ नेचुरल केयर, और दोनों के बीच का डिफरेंस आसमान और जमीन जैसा। लेकिन इस बार जॉन ऑलरेडी तैयार था, इसलिए उसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। वो बस चुपचाप खाना खाता रहा। तभी फोन की रिंगटोन बजती है। शेनजो कॉल उठाकर बाहर चली जाती है और तभी जॉन की नजर लिंग डुआंस की फिंगर पर जाती है और उसे उसके हाथ में एक गुलाबी अंगूठी दिखती है। जॉन फ्रीज हो जाता है। ये रिंग तुम्हें कहां से मिली? लिंग डुआंस कैजुअली बोलता है, ये सिस्टर शाओ ने दी। मुझे पसंद आई तो उन्होंने दे दी। बस इतना सुनते ही जॉन का चेहरा बदल जाता है। ये वही रिंग थी जो उसने खुद बनाई थी। हाथ कट गए थे उसके, कई दिनों की मेहनत थी, और एनिवर्सरी पर उसने शंजाओ को दी थी। उसके अंदर खुदे हुए वर्ड्स, आई विल ऑलवेज लव यू, उसने अपना दिल पूरी तरह खोलकर दे दिया था। और उसने उसे कैजुअली किसी और को दे दिया। एक पल के लिए जॉन के अंदर गुस्सा उठता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है वो कभी उसका था ही नहीं। शेनजाहो हमेशा से लिंग डुआन को पसंद करती थी, तो वो उसकी चीजों को क्यों चेरिश करती? अगर वो अब रिएक्ट करता तो वो और गिर जाता उसकी नजरों में, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। जॉन इंस्टेंटली काम हो जाता है, हल्की सी स्माइल देता है, अच्छी है, तुम पर सूट करती है। लिंग डुआन शॉक हो जाता है। उसे उम्मीद थी जॉन एक्सप्लोड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी जॉन अचानक उठता है और सूप सर्व करता है। ट्राई करो, अच्छा है। लिंग डुआंस बाउल लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड जानबूझकर उसे गिरा देता है। धड़ाम, सूप फ्लोर पर फैल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे वो विक्टिम हो। इससे पहले जॉन कुछ समझ पाता, शेंजाओ तेजी से अंदर आती है और लिंग डुअन्स को प्रोटेक्ट करती है। उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, पूरी तरह कोल्ड। तुम क्या कर रहे हो? लिंग डुअन्स धीरे से बोलता है, मेरी गलती थी, मैंने इन्हें नाराज कर दिया। इन्होंने गुस्से में सूप फेंक दिया। जॉन शॉक्ड रह जाता है। वो एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन शेंजाओ सुनती ही नहीं। वो बस कोल्ड वॉइस में कहती है, तुम हद से ज्यादा अनरीजनेबल हो, और बिना कुछ बोले लिंग डुआंस को लेकर चली जाती है। जॉन वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिल पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में लिंग डुआन को यह ट्रिक समझ आ गई। वो बार बार जॉन को फ्रेम करने लगा। जॉब छीनने का आरोप, ब्लैकलिस्ट करने का आरोप, यहां तक कि पेंट फेंकवाने तक का। और हर बार शेनजो उसी पर विश्वास करती रही। आखिर एक दिन वो गुस्से में जॉन को पकड़ लेती है और कहती है, अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो,
उसे क्यों टारगेट कर रहे हो? 5 साल में जॉन ने उसे इतना इमोशनल कभी नहीं देखा था, लेकिन आज उसका वो इमोशन किसी और के लिए था। मैंने कुछ नहीं किया। जॉन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती ही नहीं। अगर तुम गर्लफ्रेंड खरीद सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसकी आंखों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट था। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। और वो चली जाती है। जॉन वहीं खड़ा रह जाता है, दिल का दर्द दबाते हुए। अब उसे साफ समझ आ गया था, उसकी जगह उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। लेकिन इस बार दर्द से ज्यादा उसे एक चीज महसूस हो रही थी, पैनिक। जॉन के पास अब ज्यादा समय नहीं था, बस कुछ ही दिन बचे थे। और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो फेक डेथ से पहले ही शेन शियाओ उसे खत्म कर सकती थी। ये सोचकर उसकी पूरी रात करवटों में निकल गई। वो हर एंगल से सोचता रहा और आखिर उसे एक रास्ता मिल गया। उस रात जॉन खुद लिन ड्यूआन के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने बिना घुमाए फिराए कहा, लिन ड्यूआन, चलो पीस करते हैं। अब से मैं तुम्हें और शन शाओ को मिलाने में हेल्प करूंगा। यह सुनकर लिन ड्यूआन पूरी तरह शॉक हो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? वो जानता था जॉन कितना डीपली शेन शाओ से प्यार करता है। 5 साल तक ग्रैंडमा के इलाज का खर्च उठाना, बार बार इंसल्ट होने के बाद भी साथ रहना, यह सब मजाक नहीं था। लेकिन आज वो खुद आकर कह रहा था, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। जॉन ने शांत आवाज में कहा, मैं सीरियस हूं। अब तुम्हें मुझे फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास टाइम कम है। मैं जल्द ही शेन श्याओ को छोड़ दूंगा। लिन ड्यूआन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जॉन का चेहरा फेक नहीं लग रहा था। फिर भी उसे लगा शायद कोई ट्रैप है, लेकिन जॉन को फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ एक्शन लेना शुरू कर दिया। अगले दिन जॉन ने शेन श्याओ को रोका और उसे टिकट देते हुए कहा, आज रात यूनिवर्सल स्टूडियोज चलते हैं। शेन श्याओ ऑलमोस्ट मना करने वाली थी, लेकिन जॉन ने बीच में रोक दिया और कहा, लगता है तुम डील भूल गई हो। मेरी बात रिफ्यूज नहीं कर सकती। वो चुप हो गई, टिकट ले लिया और चली गई। जैसे ही वो गई, जॉन ने लिन ड्यूआन को कॉल किया, क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ टिकट मिल गया? आज अच्छे से तैयार होना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अब लिन ड्यूआन को यकीन होने लगा, ये सच में सीरियस है। लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जॉन ने जवाब नहीं दिया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस डील फॉलो करो। कॉल कट गया। जॉन फोन की ब्लैंक स्क्रीन को देखता रहा और धीरे से बोला, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं खुद को बचा रहा हूं। शाम को लिन ड्यूआन ने फोटो भेजी। फोटो में लिन कैमरा की तरफ देख रहा था और शेन श्याओ उसे देख रही थी। उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस थी जो जॉन ने 5 साल में कभी नहीं देखी थी। जॉन चुप रहा, फिर एक मैसेज भेजा, नाइस परफेक्ट मैच। उसके बाद जॉन ने पूरी कोशिश शुरू कर दी। हर जगह, हर मौके पर वो दोनों को साथ छोड़ देता। हर बार वो खुद पीछे हट जाता। धीरे धीरे शेन श्याओ को भी अजीब लगने लगा। हर जगह ड्यूआन मिल जाता और हर बार जॉन गायब हो जाता। एक रात शेन श्याओ ड्रंक घर आई, कुछ बोले बिना सीधे बाथरूम चली गई। जैसे ही पानी की आवाज शुरू हुई, जॉन ने आंखें खोल दी। उसने तुरंत फोन उठाया और लिन ड्यूआन को फोन डायल किया और उसे अपने घर बुला लिया। वहीं फिर 20 मिनट बाद विला के दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर लिन ड्यूआन खड़ा था। मैं क्वाइटली बाहर गया, दरवाजा खोला और बिना कुछ समझाए उसके हाथ में एक सिल्क पजामा पकड़ा दिया और उससे कहा, इसे पहन लो और मास्टर बेडरूम में जाकर सो जाओ। लिन ड्यूआन कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरता रहा। उसकी नजर पजामा पर गई, फिर मेरी आंखों में, और उसे समझ आने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था। ये चांस उसने शायद खुद भी इमेजिन नहीं किया था। मैंने उसे फिर से कहा, जल्दी करो। मेरे टोन में अर्जेंसी थी। वो फाइनली रिएक्ट करता है, जल्दी से ऊपर जाता है, पजामा चेंज करता है और मास्टर बेडरूम के बेड पर लेट जाता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या रियलिटी। मगर तभी बाथरूम का डोर खुलता है। शेन जियाओ बाथरूम से बाहर आती है।
उसके शरीर पर सिर्फ एक टॉवेल है, बाल अभी भी गीले हैं और वो आराम से उन्हें सुखाते हुए बाहर चलती है। मगर फिर जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़ती है, वो अचानक रुक जाती है। उसके दिमाग में यही आता है, काफ़ी समय हो गया उनके बीच वाली डील पूरी किए हुए। इसलिए वो बिना ज़्यादा सोचे पीछे से बेड पर पड़े इंसान को गले लगा लेती है। उसकी आवाज़ हल्की भारी है, शराब की वजह से। वो धीरे से कहती है, मेरा पीरियड खत्म हो गया है। उसे लगता है कि वो जॉन है, लेकिन असल में वो लिन ड्यूआन होता है। लिन ड्यूआन कुछ समझ ही नहीं पाता, बस अचानक महसूस करता है पीछे से कोई उसे पकड़ रहा है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर गर्म पड़ जाता है। शेन जियाओ उसके करीब आती जाती है, उसकी सांस उसकी गर्दन को छूती है, हाथ उसकी कमर पर आ जाता है। लिन ड्यूआन पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन उसी मोमेंट उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है और बस यहीं सब बदल जाता है। शेन जियाओ अचानक रुक जाती है, झटके से पीछे हटती है। ये जॉन नहीं है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है। अब तीनों लिविंग रूम में हैं। वो सीधा पूछती है, यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? जॉन थोड़ा गिल्टी फील करता है, लेकिन तुरंत सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। उसके घर लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ रुकने दिया। शेन जियाओ को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। वो तुरंत पूछती है, तो वो मास्टर बेडरूम में क्यों था? जॉन थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, गेस्ट रूम साफ नहीं था। अब शेन जियाओ का गुस्सा साफ दिखने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। वो कुछ नहीं कहती, बस लिन ड्यूआन का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है, अब रूम में सिर्फ वो और जॉन होते हैं। इस बार उसका गुस्सा पूरी तरह बाहर आ जाता है। वो कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? कोई नया तरीका ढूंढ लिया है हमें परेशान करने का? ये सुनकर जॉन अंदर से हिल जाता है। उसे लगा था वो सही कर रहा है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर बस इतना कहता है, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनते ही शेन चियाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ठंडी आवाज में कहती है, तुम हमेशा खुद को सही समझते हो, और चली जाती है। उस रात के बाद जॉन एक बड़ा फैसला लेता है। वो विला में मौजूद हर वो चीज हटाने लगता है जो शेन जियाओ से जुड़ी हुई है। फोटोज, गिफ्ट्स, मेमोरीज, सब कुछ। वो सब जला देता है। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उसका प्यार था। जब वो आखिरी लव लेटर जला रहा होता है, तभी शेन जियाओ वापस आती है। वो उन जलते हुए लेटर्स को पहचान लेती है। वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जॉन कामली जवाब देता है, मैं इन्हें जला रहा हूं। शेन जियाओ को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो फिर भी सार्कास्टिक टोन में बोलती है, अब तुम्हें सब मिल गया, तो ये सब यूजलेस है ना? इस बार जॉन को कोई दर्द नहीं होता, बस शांति। वो धीरे से कहता है, सब खत्म होने वाला है। अगले दिन जॉन उसे रोकता है और कहता है, कल हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। मैंने क्रूज बुक किया है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? शेन जियाओ मान जाती है। फिर अगला सीन हम क्रूज का देखते हैं। क्रूज पर हल्की सी ऑरेंज लाइट फैल रही थी। सूरज डूब रहा था। उसकी रोशनी सीधे शेन जियाओ के चेहरे पर पड़ रही थी। समुद्र और आसमान दोनों जैसे एक हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वर्ल्ड बस उसी मोमेंट में ठहर गया हो। शेन जियाओ सामने खड़ी उस नज़ारे को देख रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे वो भी उस शांति को महसूस कर रही हो। लेकिन ये पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक उसका फोन बजता है और वो तुरंत उस पीसफुल मोमेंट से बाहर आ जाती है। वो कॉल उठाती है और फिर वही काम, प्रोजेक्ट, डिस्कशन। मैं उसे देखता रहता हूँ और अंदर ही अंदर सब समझ जाता हूँ। कुछ ही घंटों में उसका प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और मुझे पता है ये उसकी जिंदगी बदल देगा। ये उसका टर्निंग पॉइंट है। मैं धीरे से पूछता हूँ, शेनजियाओ, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाए तो तुम क्या करोगी? वो कॉल खत्म करके मेरी तरफ देखती भी नहीं, बस कैजुअली जवाब देती है, जो करना होगा वो करूंगी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, कोई सॉफ्टनेस नहीं। मैं उसे देखता हूं और मेरे दिमाग में एक ही बात आती है,
जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगी, सबसे पहले मुझे ही हटा दोगी। लेकिन इस बार मैं अंदर ही अंदर फैसला कर चुका हूं। इस बार तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेक पर वेटर्स खाना सर्व करने लगते हैं। हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन बीच में सिर्फ खामोशी है। तभी उसका फोन फिर बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, लिन ड्यूआन। वो एक पल के लिए रुकती है, फिर कॉल उठा लेती है। अगले ही सेकंड फोन से उसकी रोती हुई आवाज आती है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? ये सुनते ही शेन जियाओ का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत मेरी तरफ देखती है। मैं चुपचाप नाइफ और फोर्क रख देता हूं और बस इतना पूछता हूं, तो क्या तुम जाना चाहती हो? वो बिना एक सेकंड सोचे बोलती है, एनिवर्सरी कभी भी मना सकते हैं, अभी डुआन को मेरी जरूरत है। उसके लिए डिसीजन बहुत इजी था, मेरे लिए भी। मैं कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रहता हूं। शायद पहली बार उसे मेरे इस काम रिएक्शन से कुछ फील होता है। उसका दिल थोड़ा अस्थिर हो जाता है। फिर वो ऑकवर्ड होकर बोलती है, एनिवर्सरी बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन अब ये बात मैटर ही नहीं करती। वो उठती है, जल्दी जल्दी क्रूज से उतर जाती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूं, उसे जाते हुए देखता हुआ, और इस बार मैं उसे रोकता नहीं। क्रूज पर उस शाम का माहौल बेहद शांत और खूबसूरत था, लेकिन उस शांति के अंदर एक गहरा अंत छिपा हुआ था। जब शेन जियाओ फोन कॉल के बाद जल्दी में वहां से चली जाती है, तब जॉन के लिए सब कुछ साफ हो जाता है। वो कभी उसकी प्रायोरिटी नहीं था। वो सनसेट को देखता है, लेकिन असल में वो अपने रिश्ते के डूबने को देख रहा होता है। उसी समय स्टाफ आकर बताता है कि सब तैयार है, जिससे पता चलता है कि जॉन ने अपनी फेक डेथ पूरी तरह प्लान कर ली थी। उसका कैसे मरूंगा पूछना यह दिखाता है कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। उसे अपनी जिंदगी और मौत के बीच अब कोई फर्क नहीं लगता। इसके बाद जब वो मास्क पहनकर, सिम कार्ड तोड़कर और बिना पीछे देखे एयरपोर्ट की तरफ चलता है, तो ये सिर्फ भागना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह खत्म करना होता है। वो खुद को शेन जियाओ की कहानी का एक साइड कैरेक्टर मान चुका है और अब अपनी मर्जी से उस कहानी से बाहर निकल रहा है। दूसरी तरफ 3 दिन बाद जब शेन जियाओ वापस आती है, तो उसकी जिंदगी ऊपर से परफेक्ट लगती है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है और उसके पास पैसा भी है, लेकिन जैसे ही वो घर में कदम रखती है, उसे खालीपन महसूस होता है, क्योंकि वो इंसान जो हमेशा उसका इंतजार करता था, अब वहां नहीं है। जब उसे जॉन की मौत की खबर मिलती है, तो वो पहले विश्वास नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे सच उसके सामने आने लगता है। पुलिस स्टेशन में बॉडी देखकर उसका अंदर से टूट जाना इस बात का संकेत है कि उसने जॉन की अहमियत बहुत देर से समझी। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखती है कि घर में उनकी सारी यादें गायब हैं, जैसे जॉन ने अपने होने का हर निशान मिटा दिया हो। यही पल उसे समझाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जॉन ने जानबूझकर अपनी मौजूदगी खत्म की थी। इसके बाद उसका पछतावा पूरी तरह से बाहर आता है। शराब में डूब जाती है और बार बार उसी इंसान को याद करती है, जिसे उसने कभी प्रॉपरली समझा ही नहीं। जब अचानक बेडरूम का दरवाजा जोर से खुलता है, तो बाहर की तेज रोशनी सीधे अंदर अंधेरे कमरे में फैल जाती है। शेन जियाओ की आंखें उस चमक से सिकुड़ जाती हैं। कमरे का हाल बिखरा हुआ है, चारों तरफ खाली शराब की बोतलें, और वो खुद एक कोने में पीलो को सीने से लगाए बैठी है। दरवाजे पर खड़ा लिन ड्यूआन ये सब देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, बोतलों के बीच से संभलते हुए उसके पास पहुंचता है, जैसे डर हो कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। वो उसके हाथ से अर्न लेने और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वहीं उसके आवाज को सुनकर शेन जियाओ पहचान जाती है कि ये कौन है, लेकिन उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाता है। वो उसे छूने भी नहीं देती और पिलो को और कसकर पकड़ लेती है, जैसे यही अब उसका आखिरी सहारा हो। उसकी आंखों में थकान, दर्द और खालीपन साफ दिख रहा होता है। ये हालत देखकर लिन ड्यूआन की आवाज नरम पड़ जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसे ही रही तो खुद को नुकसान पहुंचा देगी, उसे हॉस्पिटल चलना चाहिए। शेन जियाओ कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर धीरे से उसकी तरफ देखती है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन अंदर गहरी शक और दर्द छुपा हुआ है। वो पूछती है,
क्या उसे पहले से पता था? क्या उसे पता था कि जॉन जोंग यिचन पहले ही जाने का फैसला कर चुका था और फिर भी उसने उसे अंधेरे में रखा? ये सवाल सीधे लिन ड्यूआन को झटका देता है। पहले तो वो समझ ही नहीं पाता, फिर तुरंत उसके चेहरे पर हर्ट और सफाई देने वाला भाव आ जाता है। जैसे वो कह रहा हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो जल्दी-जल्दी बताता है कि उसे कुछ नहीं पता था। असल में जॉन खुद उसके पास आया था और कोऑपरेशन की बात की थी। शेन जियाओ तुरंत उस शब्द को पकड़ लेती है। कोऑपरेशन? उसकी आंखें तेज हो जाती हैं, जैसे अब वो सच्चाई जानने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उसके इस इंटेंस रिएक्शन से लिन ड्यूआन थोड़ा डर जाता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। आखिरकार उसके दबाव में आकर वो सच्चाई बता देता है कि जॉन ने खुद उसे अप्रोच किया था और शेन जियाओ को उसके साथ मिलाने की कोशिश की थी। यानी जॉन खुद पीछे हट रहा था, रास्ता साफ कर रहा था। लेकिन सच बताने के बाद भी लिन ड्यूआन अपने लिए सफाई देना नहीं भूलता। वो कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो शेन जियाओ से बहुत प्यार करता था। लेकिन असली ट्रिगर तब आता है जब लिन ड्यूआन ये बोल देता है कि तुम तो वैसे भी उसे पसंद ही नहीं करती थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सुनते ही शेन जियाओ का कंट्रोल टूट जाता है। वो तुरंत उसका गला पकड़ लेती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि उसका दिल उस बात को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहा है। वो गुस्से में पूछती है, किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी? यहीं पर उसका सप्रेस्ड इमोशन बाहर आता है। वो खुद भी पहले कभी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसे जॉन के लिए फीलिंग्स थीं। लेकिन अब जब वो नहीं है, सच अपने आप बाहर निकल रहा है। लिंड्यूआन डर के मारे रोने लगता है। तो उसके आंसू शेन जियाओ के हाथ पर गिरते हैं। वो गर्म एहसास उसे थोड़ा होश में लाता है और वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। ये मोमेंट दिखाता है कि उसका ये गुस्सा अचानक गिल्ट और कंफ्यूजन में बदल जाता है। फिर वो ठंडी आवाज में बस इतना कहती है, यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। यहां एक बहुत गहरी बात समझ आती है। शेन जियाओ को लिन ड्यूआन के लिए सिंपथी तो है, लेकिन वो कोई प्यार नहीं है। अगर वो सच में उससे प्यार करती, तो वो उस पर हाथ नहीं उठाती। असल प्रॉब्लम ये है कि वो कभी अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाई। वो हमेशा ही इम्पल्सिवली रिएक्ट करती थी। लिन ड्यूआन के लिए खड़ी हो जाती थी, जॉन को इग्नोर कर देती थी। उसे लगता था यही सही है, लेकिन वो अपनी असली फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं सकी। अब जब जॉन मर चुका है, तो उसके दिल पर पड़ा वेल हट जाता है। तो उसे साफ दिखने लगता है कि वो असल में किसे खो चुकी है। आखिर में उसके अंदर एक अजीब सी एम्प्टी और अब्सर्ड फीलिंग फैल जाता है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि उसने ये क्या कर दिया। उसने उस इंसान को खो दिया जो चुपचाप उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमें भीड़ भाड़ से दूर एक शांत बार को दिखाया जाता है, जहां पर कि जॉन अपनी नई जिंदगी जी रहा था। उसने अपना नाम बदलकर घुसियान रख लिया था और अब एक छोटे से बार को संभाल रहा था। बाहर से सब कुछ सिंपल और स्टेबल लग रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ था। उसके पेरेंट्स अब भी उसे लेकर परेशान रहते थे। वो बार बार पैसे भेजते रहते, जैसे डर हो कि उनका बेटा अकेले स्ट्रगल कर रहा होगा। जॉन हर बार कॉल करके समझाता, मॉम, डैड, मैं ठीक हूं और मुझे इतनी बार पैसे मत भेजा कीजिए। लेकिन पेरेंट्स का दिल कहाँ मानने वाला था। उन पैसों से जॉन ने बार खोल लिया था। वहां रोज नए लोग आते, कुछ दिन रुकते, फिर चले जाते। जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक अनईजी फीलिंग हमेशा उसके अंदर बनी रहती थी। असल में वो देश की खबरें लगातार फॉलो करता था। उसे पता था कि इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। ग्रैंडमा शेन की डेथ हो गई थी, ठीक एक दिन पहले, जब शेन जियाओ सिटी की टॉप बिजनेस वुमन बनी थी। जॉन को रिग्रेट था कि वो आखिरी बार उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन सच ये भी था कि वो अपनी जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता था। शेन जियाओ अब बहुत पावरफुल बन चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे ओरिजिनल स्टोरी में लिखा था। इसी वजह से जॉन ने खुद को पूरी तरह दूर रखा। उसे डर था, अगर उसने ज्यादा कांटेक्ट रखा तो शेन जियाओ को शक हो जाएगा और फिर उसकी 5 साल की मेहनत, उसकी फेक डेथ, सब बेकार हो जाएगा। एक और चीज उसे डिस्टर्ब करती थी। स्टोरी के हिसाब से अब तक शेन जियाओ को लिन ड्यूआन के साथ होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी अलग थी।
वो अभी भी सिंगल थी और सबसे अजीब बात, वो आज भी उसका अर्न अपने पास रखती थी। दुनिया इसे प्यार समझती थी, लेकिन जॉन के अंदर एक अजीब डर उठता था। ये सिर्फ डिवोशन नहीं है, इसमें कुछ और है। वो ये सोचकर कांप उठता है और डिसाइड करता है कि अब और डिस्टेंस रखना होगा। इसी बीच बार के दरवाजे पर अचानक नॉक होता है। जॉन कैजुअली मुड़ता है और अगले ही पल उसकी सांस रुक जाती है। उसके सामने खड़ी थी शेन जियाओ, वही चेहरा, वही आवाज जिसे वो हजारों बार देख चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। शेन जियाओ शांत आवाज में कहती है, बारटेंडर एक ड्रिंक। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जॉन जल्दी से खुद को संभालता है, कॉल काट देता है और काम बनने की कोशिश करता है। उसके मन में एक ही थॉट चल रहा था, लगता है मैंने कोई गलती कर दी, उसने मुझे ढूंढ लिया। वो तुरंत एक्सक्यूज देता है, आज हॉलिडे है, इसीलिए हमारा ये बार बंद है। लेकिन शेन जियाओ हल्की सी स्माइल करती है और साइन उठाकर दिखाती है, ये ओपन दिखा रहा है। जॉन को तभी एहसास होता है, उसने साइन उल्टा लगाया हुआ है। उसके चेहरे पर ऑकवर्डनेस साफ दिखती है। वो जल्दी से साइन सही करता है और फिर ठंडे टोन में बोलता है, लीजिए, मैंने अब इसे बंद कर दिया है, तो अब आप ड्रिंक करने के लिए कहीं और चली जाइए। लेकिन शेन जियाओ जाने के लिए नहीं आई थी। वो वहीं खड़ी रहती है और फिर धीरे से पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? यह सवाल सिंपल नहीं था, यह सीधा सस्पेशन था। जॉन की बॉडी स्टिफ हो जाता है, उसके हाथ रुक जाते हैं, दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है, शेन जियाओ श्योर नहीं है, लेकिन उसे डाउट है क्योंकि उसने उसकी डेड बॉडी देखी थी, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। जॉन तुरंत खुद को संभालता है। वो कैजुअली हंसकर बोलता है, ये एक काफी कॉमन पिकअप लाइन है। लेकिन शेन जियाओ बिना रुके जवाब देती है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी, जैसे वो प्रूव करना चाहती हो कि वो मजाक नहीं कर रही। जॉन का पूरा ध्यान बस एक ही बात पर था, किसी तरह शेन जियाओ को जल्दी से वहां से भेज देना। वो उसके शब्दों का असली मतलब समझ ही नहीं पाया और बार बार उसे पोलाइटली मना करता रहा। लेकिन जब शेन जियाओ ने देखा कि वो समझ नहीं रहा, तो वो थोड़ा पीछे हट गई। लेकिन जाते जाते उसने पूछा, क्या तुम कल बार खोलोगे? जॉन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। अगर वो सीधे मना करता तो शक बढ़ सकता था, अगर हाँ कहता तो वो फिर से आ जाती। इसलिए उसने बीच का जवाब दिया, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है, शायद ना खोलूं। ये साफ मना करने जैसा था, लेकिन शेन जियाओ ने इसे हिंट की तरह लिया। उसने खुद ही कहा, मतलब अगर कस्टमर्स ज्यादा होंगे तो तुम खोलोगे। जॉन ने कुछ देर तक खुद को रोका, फिर उसकी तरफ देखा और तुरंत नजर झुका ली। उसने फिर समझाने की कोशिश की कि आसपास और भी बार्स हैं, वो कहीं और जा सकती है। लेकिन शेन जियाओ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहीं खड़ी रही जब तक जॉन ने मजबूरी में हल्का सा सिर हिलाकर हामी नहीं भर दी। तभी वो हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही जॉन ने तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उसने परेशान होकर पूछा, शेन जियाओ मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गई है। इन 5 सालों में आखिर क्या बदल गया? कुछ देर चुप रहने के बाद उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि उसने फेक डेथ का फैसला क्यों लिया था। इस बार जॉन ने सब सच बता दिया, अपनी अवेकनिंग, फ्यूचर का डर और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश। उसके पेरेंट्स ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, इन 5 सालों में जो हमने देखा है, उससे लगता है कि शेन जियाओ तुम्हें पसंद करती है। अगर ये सब सिर्फ एक सपना था, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? लेकिन जॉन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में यह साफ था कि अगर उसने कभी सच में उससे प्यार किया होता, तो उसे फेक डेथ की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस रात जॉन को नींद नहीं आई। वो पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह होने पर ही उसे थोड़ी नींद आई। जब वो उठा, तब दोपहर हो चुकी थी। उसे अजीब सा लगा, जैसे उसकी यादें थोड़ी धुंधली हो गई हों। फिर भी वो जल्दी से बार की तरफ निकल गया। बार के बाहर पहुंचकर वो चौंक गया। शेन जियाओ पहले से वहां खड़ी थी और उसके साथ कई सारे रेगुलर कस्टमर्स भी थे। जॉन तुरंत समझ गया कि ये सब उसी का किया हुआ है। शेन जियाओ ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, तो तुम आ ही गए। जॉन एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और नॉर्मल बिहेव करने लगा। उसने बाकी कस्टमर्स को ग्रीट किया और बार खोल दिया।
वहीं अंदर आते ही उसने ये नोटिस किया कि शेन जियाओ उसे लगातार देख रही है। वो खुद भी कंफ्यूज था कि उसके अंदर अचानक इतनी इरिटेशन क्यों आ रही है। शेन जियाओ ने वही ड्रिंक ऑर्डर किया जो उसने कल किया था। जॉन ने जल्दी से ड्रिंक बनाकर उसके सामने रख दिया और बोला, मिस ये लीजिए आपकी ड्रिंक। लेकिन उसने ड्रिंक नहीं पिया। वो बस उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, मैं शेन जियाओ हूं। जॉन ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, ठीक है, मिस शेन। जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। इस रिएक्शन से शेन जियाओ का पेशेंस खत्म होने लगा। वो यहां आने से पहले सब कुछ पता कर चुकी थी। जैंग फैमिली के ट्रांजैक्शंस, जॉन और गुशियन की सिमिलैरिटीज और कई और बातें। अब उसे पूरा यकीन था कि ये वही है। इसलिए उसने सीधे कहा, ये चिन, कब तक छुपते रहोगे? जॉन ने उसकी आंखों में देखा और पूरी शांति से जवाब दिया, मिस शेन, आप गलत समझ रही हैं। मेरा नाम गुशियन है। आप चाहें तो मुझे ब्रूस कह सकती हैं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी असली पहचान नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी पुरानी पहचान 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी और अब वो अपनी नई जिंदगी को खोना नहीं चाहता था। इस पूरे सीन में इमोशंस बहुत इंटेंस हैं। शेन जियाओ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जॉन उसे इस तरह कोल्ड तरीके से रिजेक्ट करेगा। इसलिए वो गुस्से में आकर उसकी पूरी पहचान खोलने लगती है। वो बताती है कि वो 5 साल पहले दूसरे देश गया और इन सालों में जेंग फैमिली से पैसे लेता रहा। उसका मतलब साफ था, उसे सब पता है और जॉन झूठ बोल रहा है। जॉन ये सब सुनकर अंदर से हिल जाता है। उसे हैरानी होती है कि शेन जियाओ ने उसके बारे में इतनी गहराई से पता लगाया। उसे ये भी महसूस होता है कि जब वो दोनों साथ थे, तब उसने कभी उसे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वो उसकी हर बात जानती है। यही सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सीधे उसे रोक देता है और कहता है कि उसे कोई हक नहीं है उससे सवाल करने का। उसका टोन बहुत रूड और दूर वाला हो जाता है। वो साफ कर देता है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। शेन जियाओ फिर भी पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि जैंग फैमिली ने उस पर कई एहसान किए हैं, इसलिए उसे शक करने का हक है। लेकिन जॉन उसकी हर बात काट देता है और उसे और दूर धकेल देता है। फिर वो एक ऐसी बात बोल देता है जो सब कुछ तोड़ देती है। वो उसे केप्ट लवर कह देता। ये सिर्फ एक इंसल्ट नहीं थी, बल्कि उनके पूरे रिश्ते को नीचे गिरा देना था। ये सुनकर शेन जियाओ अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो बस उसे देखती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जॉन को भी पता होता है कि उसने बहुत गलत बोल दिया। एक पल के लिए वो उसे रोकना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही पुरानी बात है कि उनका रिश्ता सिर्फ पैसों का सौदा था। लेकिन सच ये है कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रहा कि शेन जियाओ उसे इतनी कोशिश से क्यों ढूंढ रही है, अगर वो उससे सच में प्यार नहीं करती थी। दूसरी तरफ शेन जियाओ भी वहां से पूरी तरह नहीं जाती। वो बाहर अपनी कार में बैठी रहती है और सोचती रहती है कि क्या वो सच में सिर्फ एक कीप्ड लवर थी। ये सवाल उसके अंदर दर्द और कंफ्यूजन दोनों पैदा करता है। जॉन सिचुएशन से बचने के लिए बड़ा फैसला लेता है। वो अब अपने बार को बेच देता है और वहां से जाने की तैयारी कर लेता है। वो कन्फ्रंटेशन से भाग रहा है, लेकिन एयरपोर्ट पर फिर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। शेन जियाओ उसे रोककर पूछती है कि अगर वो सच में ये चिन्ह नहीं है, तो फिर वो भाग क्यों रहा है। ये सवाल सुनकर जॉन का दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। उसकी यादें गड़बड़ होने लगती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो गुशियन है या झोंग यित्चिन। उसका शरीर भी रिएक्ट करता है। उसे कमजोरी महसूस होती है और वो लगभग गिर जाता है। शिन जियाओ ये देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत उसे संभालती है और कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। पहली बार वो सच में उसकी परवाह करती हुई दिखती है। इस मोमेंट में शेन जियाओ के इमोशंस बदल जाते हैं। पहले शेन जियाओ गुस्से में थी, लेकिन अब वो काफी ज्यादा वरीड है। जब शिन जियाओ उसे संभालते हुए कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, तब जॉन की हालत थोड़ी स्टेबल हो जाती है। उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और सिर्फ इतना कहता है, मुझे घर जाना है। अब यहाँ शेन जियाओ कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जॉन किस घर की बात कर रहा है। लेकिन जॉन बिना कुछ समझाए सीधे टिकट विंडो पर जाता है।
और अपने देश वापस जाने का टिकट ले लेता है। ये देखकर शेन जियाओ भी बिना सोचे वही टिकट ले लेती है। इसका मतलब साफ था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। प्लेन में बैठने के बाद जॉन आखिरकार छुपना छोड़ देता है। वो इनडायरेक्टली मान लेता है कि शेन जियाओ उसे पहचान चुकी है, लेकिन उसके ऐसा करने की असली वजह और भी गहरी है। उसकी मेमोरीज धीरे धीरे बदल रही हैं। उसे डर है कि अगर वो और देर तक ऐसे ही रहा, तो वो अपनी असली पहचान, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स तक भूल जाएगा। जॉन उससे पूछता है, तुम मुझे ढूंढने क्यों आई? लेकिन शेन जियाओ जवाब देने के बजाय वही सवाल पूछती है जो उसे हमेशा से परेशान करता आ रहा था। तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला क्यों लिया? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो आखिर सच बोलती है। उसे खुद नहीं पता। बस वो उसे फिर से देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसके बिना जॉन खुश है या नहीं। लेकिन असल में वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। लेकिन वो इसे सीधे एडमिट नहीं कर पाती। इसलिए उसके शब्द अधूरे और वीक लगते हैं। जॉन ये सब सुनता है, लेकिन उसी मोमेंट उसे एक और चीज समझ आती है। उसकी मेमोरी क्यों डिस्टर्ब हो रही है और ये सब क्यों हो रहा है। उसे रियलाइजेशन होता है कि वो जिस दुनिया में है, वो एक नॉवेल जैसी दुनिया है, जहां हर कैरेक्टर का फिक्स्ड रोल है। इसलिए जब वो गुशियन बनकर जिंदा रह रहा था, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही शेन जियाओ उसे ढूंढकर उसके असली नाम जोंग यिचिन से जोड़ने लगती है, सिस्टम उसे वापस उसी रोल में पुश करने लगता है। इस वजह से उसकी मेमोरीज गड़बड़ होने लगती है। वो भूलने लगता है कि वो कौन है। और सबसे बड़ा सच, शेन जियाओ उस मेल लीड के लिए बनी है। वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती, चाहे वो सच में किसी और को पसंद करने लगे। फिर भी डेस्टिनी उसे फोर्स करके वापस ओरिजिनल पाथ पर ले आएगी। इसका मतलब साफ था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनके बीच फ्यूचर नहीं है। ये समझने के बाद जॉन डिसीजन ले लेता है। वो बिना पीछे देखे चला जाता है। दूसरी तरफ शिन जियाओ उसे रोकना चाहती है, लेकिन उसका शरीर जैसे फ्रीज सा हो जाता है। वो हिल भी नहीं पाती, बस उसे दूर जाते हुए देखती रहती है, जब तक वो भीड़ में कंप्लीटली गायब नहीं हो जाता। मगर तभी अचानक लिन ड्यूआन भी एयरपोर्ट पर आ जाता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। वो हाथ हिलाकर कैजुअली बोलता है, मैं तुम्हें यहां पर लेने आया हूं। क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? यहीं से शेन जियाओ को अजीब लगना शुरू होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से लिन ड्यूआन उससे दूर था, खासकर तब से जब उसकी सच्चाई सामने आई थी कि उसने जॉन को फंसाया था। लेकिन अब वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके विदेश जाने को बिजनेस ट्रिप बोल रहा है, जैसे ये कोई नॉर्मल काम था, जबकि असल में वो जॉन को ढूंढने गई थी। ये सब सुनकर शेन जियाओ को एक स्ट्रॉन्ग वियर्ड फीलिंग आती है, जैसे रियलिटी को जबरदस्ती रीसेट किया जा रहा हो, जैसे एक टूटा हुआ सर्कल बिना किसी रीजन के फिर से पूरा कर दिया गया हो। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है, वो अब किसी के कंट्रोल में पपेट बनकर नहीं रहना चाहती। जो शरीर अभी तक हिल नहीं रहा था, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। वो आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सॉफ्टनेस नहीं, बल्कि ठंडापन है। लिन ड्यूआन लगातार बोलता रहता है, लेकिन उसकी आवाज अब शेन जियाओ को इरिटेट करने लगती है। उसे लिटरली हेडेक होने लगता है। और फिर पहली बार वो उसे रोक देती है। वो ठंडे टोन में कहती है, चुप रहो। ये एक काफी बड़ा चेंज था। पहले वो हमेशा लिन ड्यूआन की तरफ झुकती थी, उसकी बात मानती थी, लेकिन अब वो उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर रही है। लिन ड्यूआन शॉक हो जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी दिखती है, लेकिन वो फिर भी कंसर्न दिखाने की कोशिश करता है। पूछता है, क्या वो थक गई है? उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेन जियाओ तुरंत उसका हाथ झटक देती है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद लिन ड्यूआन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेन जियाओ उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। कार में बैठते ही वो आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो उससे कोई बात ही नहीं करना चाहती। लिन ड्यूआन बाहर से दुखी दिखता है, लेकिन अंदर उसके मन में जलन और गुस्सा भरा हुआ है। उसे लगने लगता है कि जॉन मरने के बाद भी उसके बीच आ रहा है। पहले उसे लगता था कि शेन जियाओ के दिल में उसके लिए थोड़ी फीलिंग्स हैं, लेकिन अब वो उसे बिल्कुल कोल्ड तरीके से ट्रीट कर रही है। वो मन ही मन सोचता है कि जॉन ने जानबूझकर ये सब किया।
ताकि मरकर भी शेन जियाओ के दिल में खास बन जाए और किसी और को उसकी जगह न मिले। कार शेन जियाओ के घर पहुंचती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती। वो बिना कुछ कहे दूसरी तरफ चलने लगती है। लिन ड्यूआन हैरान हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलता है। चलते चलते उसे एहसास होता है कि वो जैंग फैमिली के घर जा रही है। ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि जॉन की मौत के बाद शेन जियाओ ने उस फैमिली से दूरी बना ली थी। थोड़ी ही देर में दोनों जैंग विला पहुंच जाते हैं। उस समय जॉन पहले से घर पर मौजूद होता है और अपने पेरेंट्स के साथ शांत होकर बात कर रहा होता है। डोरबेल बजती है। सर्वेंट दरवाजा खोलता है और शेन जियाओ को देखकर रुक जाता है, लेकिन वो बिना रुके सीधे अंदर चली जाती है। लिन ड्यूआन भी उसके पीछे अंदर आ जाता है। सर्वेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। जैसे ही लिविंग रूम का दरवाजा खुलता है, जॉन और शेन जियाओ की नजरें मिलती हैं। उस पल सब कुछ रुक सा जाता है। लिन ड्यूआन शॉक में जोर से बोल पड़ता है, तुम मरे नहीं हो। लेकिन अगले ही पल उसका शॉक गुस्से में बदल जाता है। वो सोचने लगता है कि जॉन ने सब कुछ प्लान किया था। पहले उसे भरोसा दिलाया, फिर फेक डेथ करके खुद को शेन जियाओ के दिल में एक परफेक्ट याद बना लिया, और अब सही समय पर वापस आकर उसे पूरी तरह छीनना चाहता है। उसकी आंखों में साफ नफरत दिखने लगती है। ये देखकर जॉन के पेरेंट्स भी असहज हो जाते हैं। सर्वेंट माफी मांगता है कि वो उन्हें रोक नहीं पाया, लेकिन उसे जाने के लिए कह दिया जाता है। अब रूम में सिर्फ ये तीनों और जॉन के पेरेंट्स रह जाते हैं। जॉन शांत लेकिन ठंडे अंदाज में उनकी तरफ देखता है और कहता है, बिना इजाजत किसी के घर में घुसना, इसका क्या मतलब है? वहीं शेन जियाओ को इस बात का पता था कि उसका इस तरह सीधे घर में घुस आना गलत है, लेकिन उसे डर था कि अगर वो नॉर्मल तरीके से आती तो शायद उसे जॉन से मिलने ही नहीं दिया जाता। इसलिए वो तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि वो सिर्फ बात करना चाहती है, उसका कोई गलत इरादा नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर लिन ड्यूआन पर पड़ती है, जो उसके पीछे पीछे अंदर आ गया था। इस बार शेन जियाओ क्लियरली इरिटेट हो जाती है। वो गुस्से में उससे पूछती है कि वो हर जगह उसका पीछा क्यों करता है और क्या उसके पास खुद का कोई काम नहीं है। ये पहली बार था जब वो उसे इस तरह ओपनली रिजेक्ट करती है। लिन ड्यूआन अंदर से हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो हकीकत में उसे पसंद करता है और उसे खोने से डरता है। लेकिन शिन जियाओ के इस बर्ताव से उसे समझ आ जाता है कि अभी उसके लिए रुकना सही नहीं है। इसलिए वो खुद ही बाहर चला जाता है। अब रूम में सिर्फ शेन जियाओ और जॉन रह जाते हैं। कुछ देर दोनों के बीच पूरी खामोशी रहती है। फिर जॉन के पेरेंट्स माहौल समझकर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब असली कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है। शेन जियाओ बात शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे बीच में ही रोक देता है। वो साफ और ठंडे तरीके से कहता है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। पहले जो था वो एक कॉन्ट्रैक्ट था और अब वो खत्म हो चुका है। वो ये भी कहता है कि वो अब मर चुका है, मतलब उसकी पुरानी पहचान खत्म हो चुकी है। ये सुनकर शेन जियाओ अंदर से टूटने लगती है, लेकिन वो हिम्मत करके अपने दिल की बात बोलती है। वो मानती है कि पहले वो अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन जब उसे उसकी मौत की खबर मिली, तब उसे एहसास हुआ कि वो उससे सच में प्यार करती है। लेकिन जॉन का रिएक्शन कोल्ड रहता है। वो सीधे पूछता है कि अगर तुम मुझे पसंद भी करती हो, तो फिर क्या? फिर वो असली बात सामने लाता है कि उनका साथ सिर्फ एक ही एंडिंग की तरफ जाता है, डेथ। वो उसे याद दिलाता है कि प्लेन में क्या हुआ था, कैसे उसकी मेमोरीज गड़बड़ हो रही थी। इससे साफ है कि इस दुनिया में कुछ एबनॉर्मल है, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें कंट्रोल कर रहा है। शेन जियाओ भी ये महसूस कर चुकी होती है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो साफ कहती है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। फिर वो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करती है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं खुद तुम्हारे पास पहुंचूंगी, बिना किसी रुकावट के। ये उसका डिटर्मिनेशन दिखाता है कि वो फेट या सिस्टम के खिलाफ लड़ने को तैयार है। जॉन ये सुनकर खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। उसके अंदर फिर से होप जागती है, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है कि शेन जियाओ का प्यार सच है या सिर्फ गिल्ट और ऑब्सेशन। शेन जियाओ बाहर निकलती है, जहां पर कि उसे वापस से लिन ड्यूआन मिल जाता है। वो नॉर्मल बनने की कोशिश करता है,
लेकिन शेन जियाओ उसे एक वार्निंग देती है। वो कहती है कि जॉन अब जॉन युतचिन नहीं, बल्कि गुशियन है, और अगर उसने उसके खिलाफ कुछ किया, तो वो उसे खुद नहीं छोड़ेगी। लिन ड्यूआन तुरंत सिर हिलाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर एक बनावटी, खुशामदी मुस्कान होती है। वो जल्दी से कहता है, सिस्टर शेन, मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूं? लेकिन शिन जियाओ उसके इस जवाब पर कोई रिएक्शन नहीं देती। वो ना उस पर भरोसा जताती है, ना ही उसे झूठा कहती है। बस चुपचाप आगे चल देती है, जैसे अब वो उसकी बातों को ज्यादा महत्व ही नहीं दे रही। लिन ड्यूआन उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन इस बार उसे उसकी चाल तक पकड़ने में मुश्किल हो रही है। ये दिखाता है कि शेन जियाओ अब उससे इमोशनली भी दूर हो चुकी है। फिर भी बाहर से दबा हुआ दिखने के बावजूद लिन ड्यूआन के अंदर एक अलग ही सोच चल रही होती है। वो अंदर ही अंदर थोड़ा स्मग, यानी संतुष्ट महसूस करता है, क्योंकि शेन जियाओ ने अभी कहा था कि जॉन अब अडॉप्टेड सन गुशियन है। इस बात से उसे उल्टा और ज्यादा यकीन हो जाता है कि सच्चाई कुछ और ही है। अब उसे पूरा भरोसा हो जाता है, गुशियन ही असल में जोंग यितचिन है, और फेक डेथ का पूरा खेल सच था। उसके लिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि नाम बदला, लेकिन फैमिली वही है। वह मान चुका है कि 5 साल पहले जॉन ने फेक डेथ करके सबको धोखा दिया, और अब वापस आ गया है। उसके मन में एक सवाल बार बार आता है, अगर वह सच में जाना चाहता था, तो फिर वापस क्यों आया? उसके हिसाब से इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वह शेन जियाओ के पास वापस आने के लिए लौटा है। यहीं से उसके अंदर भरी जलन अब और भी खतरनाक रूप ले लेती है। वह सोचता है कि जब तक जॉन जिंदा है, शेन जियाओ कभी उसकी नहीं होगी। लेकिन अगर जॉन मर जाए, तो समय के साथ शेन जियाओ उसे भूल जाएगी, और धीरे धीरे वह उसके करीब आ जाएगा। इस सोच के साथ उसके मन में एक खतरनाक इरादा बनता है, अगर जॉन फिर से मर जाए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जॉन अपने पेरेंट्स से साफ कहता है कि वह अपनी पुरानी पहचान वापस नहीं लेना चाहता। फादर और मदर मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं, और फैसला करते हैं कि उसे गुसियन नाम से अडॉप्टेड सन के रूप में सबके सामने पेश किया जाएगा। जॉन इस बात को मान लेता है, क्योंकि उसे सामान्य जिंदगी जीने के लिए एक नई पहचान चाहिए। इसके बाद जेंग फैमिली एक ग्रैंड वेलकम बैंक्वेट अनाउंस करती है। पूरे शहर के बड़े बड़े लोग इनवाइट किए जाते हैं। सब लोग इस नए अडॉप्टेड सन को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। बैंकेट के दिन सभी मेहमान समय से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन एक अजीब बात होती है, होस्ट यानी जंग फैमिली अभी तक नहीं पहुंची होती। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बहुत अनयूजुअल है। शेन जियाओ भी वहां मौजूद होती है। उसे अचानक बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी कुछ लोग जेंग फैमिली को कॉल करने की सोचते हैं, लेकिन उसी समय एक न्यूज़ अलर्ट आता है। आज दोपहर एक बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जांच में पता चलता है कि एक्सीडेंट ब्रेक फेलियर की वजह से हुआ है। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं। शेन जियाओ अचानक खड़ी हो गई, जैसे उसके अंदर की सारी शांति एक पल में टूट गई हो। बिना देर किए उसने अपना फोन निकाला और तुरंत कॉल किया। आज दोपहर जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इंजर्ड लोगों को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, अभी पता करो। एड्रेस मिलते ही उसने कार स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी। करीब 10 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच गई। फिर जल्दी जल्दी पूछताछ करके उसे जैंग फैमिली के रूम नंबर्स मिल गए, और वो सीधे ऊपर चली गई। फादर जैंग, मदर जैंग और जॉन अभी अभी सर्जरी से निकले थे। वो बेहोश थे, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ कहा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर शेन जियाओ ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल का भारी बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। अब जब खतरा टल चुका था, उसका दिमाग धीरे धीरे शांत हुआ, और उसने एक्सीडेंट के बारे में सोचना शुरू किया। उसने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। जैंग फैमिली जैसी अमीर फैमिली की गाड़ियां हमेशा मेंटेन रहती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक फेलियर होना लगभग नामुमकिन था। इसका मतलब साफ था, यह सब किसी ने जानबूझकर किया है। यही सोचते हुए उसे अचानक वो दिन याद आया, जब वो जॉन से मिलने गई थी, और बाहर निकलते समय उसने लिन ड्यूआन को गैराज की तरफ से आते देखा था। उस वक्त उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया।
अब उसे अपने उसी लापरवाही पर पछतावा होने लगा। अगर उसने उस समय थोड़ी सावधानी बरती होती, जॉन को वार्न किया होता, तो शायद ये हादसा टल सकता था। पछतावे के साथ-साथ उसके अंदर गुस्सा भी उभरने लगा। उसने लिन ड्यूआन को साफ चेतावनी दी थी कि अगर जॉन को कुछ हुआ, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसने उसकी बात को हल्के में लिया और अब जेंग फैमिली इस हालत में पहुंच गई। एक हफ्ते बाद फादर जैंग, मदर जैंग और जॉन धीरे-धीरे होश में आए। वहीं जॉन ने जैसे ही आंखें खोली, उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पास खड़े केयरगिवर ने तुरंत उसे रोक दिया और शांत आवाज में कहा, "आप अभी बहुत कमजोर हैं, ज्यादा हिलिए मत।" फिर वो ये भी बताती है, प्रेसिडेंट शेन ने आपके और आपके पेरेंट्स के लिए केयरगिवर्स अरेंज किए हैं। वो नेक्स्ट रूम में है। जॉन की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, इसलिए उसने चुपचाप वापस लेटना ही बेहतर समझा। केयरगिवर ने तुरंत फोन करके शेन जियाओ को खबर दी कि वो होश में आ गया है। उधर जैंग विला के एक अंधेरे स्टोरेज रूम में पूरी तरह अलग ही दृश्य था। कमरे की खिड़की बंद कर दी गई थी और अंदर की सारी चीजें हटा दी गई थीं, ताकि कोई भी बाहर निकलने का रास्ता न मिले। उसी कमरे के कोने में लिन ड्यूआन बंधा हुआ पड़ा था। उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और भूख प्यास से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब न कोई चालाकी बची थी और न ही कोई घमंड, सिर्फ डर और बेबसी थी। वो मुश्किल से शेन जियाओ की ओर देख पा रहा था, जैसे उससे दया की भीख मांग रहा हो। केयर गिवर की बात सुनते ही शिन जियाओ ने फोन काट दिया और धीरे धीरे अपना चेहरा लिन ड्यूआन की तरफ घुमाया। उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, लिन ड्यूआन, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अंकल और आंटी जेंग और जॉन अब होश में आ चुके हैं। ये कहते ही वो बिना रुके मुड़ी और स्टोरेज रूम से बाहर निकल गई। अंदर स्टोरेज रूम में जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आखिरी रोशनी की किरण भी गायब हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लिन ड्यूआन का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में डर भी था और गहरा गुस्सा भी। वो बचपन से शेन जियाओ के साथ बड़ा हुआ था। ग्रैंडमा शेन के अलावा वो ही एक ऐसा इंसान था जिसे शेन जियाओ ने अपने सबसे करीब आने दिया था। उसने हमेशा सोचा था कि वो उसके दिल में सबसे खास है। लेकिन बाद में, जब ग्रैंडमा शेन को बचाने के लिए शेन जियाओ ने जॉन के साथ रिश्ता स्वीकार किया, तब भी उसे लगता था कि असल में शेन जियाओ उसी की परवाह करती है। फिर भी वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इतने साल साथ रहने के बाद भी वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन सका, जबकि जॉन सिर्फ पैसों के सहारे 5 साल तक उसके साथ रहा। यही जलन उसे पागलपन की हद तक ले गई। उसने बार बार जॉन को फंसाया ताकि शेन जियाओ उससे नफरत करने लगे। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल भी रहा था, लेकिन तभी जॉन मर गया और उसी पल जॉन उसके दिल में एक वाइट मूनलाइट बन गया, एक ऐसा इंसान जिसे कोई छू भी नहीं सकता। लिन ड्यूआन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसने सिर्फ एक बार गलती की थी, लेकिन उसी वजह से शेन जियाओ ने उससे नफरत करनी शुरू कर दी। 5 साल तक वो इंतजार करता रहा, ये सोचकर कि एक दिन शेन जियाओ उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अचानक जॉन वापस आ गया। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, जॉन को खत्म करना। उसने जैंग फैमिली को भी साथ में मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये चाल शेन जियाओ ने पकड़ ली और अब आखिर में वो इस अंधेरे कमरे में बंद था, पूरा एक हफ्ता बिना रोशनी के, बिना ठीक से खाना पानी के। उसके लिए अब खाना पीना भी लग्जरी बन चुका था। और फिर यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। उधर जॉन और जैंग फैमिली सुरक्षित थे और इधर लिन ड्यूआन इस हालत में। उसके अंदर का गुस्सा और दर्द अब कहीं निकल नहीं पा रहा था। उसने अपने दांत कस लिए, इतना कि उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया, लेकिन भूख और प्यास ने उसकी सोचने की ताकत छीन ली थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, पानी। दूसरी तरफ शेन जियाओ हॉस्पिटल जाते वक्त गाड़ी चला रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में तेज दर्द उठा। उसका हाथ स्टीयरिंग से ढीला पड़ गया और कार कंट्रोल से बाहर होकर सीधे सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। तेज हॉर्न की आवाज़ें, चीखें और टूटते कांच की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगीं। उसका सिर स्टीयरिंग से टकराया और सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे कहीं से खून की बूंदें टपकने की आवाज़ आ रही हों। क्या वो मरने वाली थी? जैसे ही उसकी चेतना पूरी तरह खत्म होने वाली थी, अचानक उसके कानों में एक मैकेनिकल आवाज़ गूंजी, मेल लीड खतरे में है।
शन जियाओ कुछ समझ ही नहीं पाई। ये आवाज़ कौन थी? ये सब क्या हो रहा था? लेकिन वो सोच भी नहीं पाई, क्योंकि अगले ही पल वो पूरी तरह बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। चारों तरफ हवा में फ्लोटिंग कोड लाइंस थीं, जैसे कोई डिजिटल वर्ल्ड हो। वो हाथ बढ़ाकर उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उन डेटा के आर पार निकल जाता है। तभी एक चमकती हुई लाइट बॉल उसके सामने आकर रुकती है। पहले वो उसे स्कैन करती है और फिर उसके आसपास के कोड पर रेड वार्निंग साइंस दिखने लगते हैं। एक ठंडी, बिना इमोशन वाली आवाज़ गूंजती है, डेटा एबनॉर्मल, क्लेंजिंग रिक्वायर्ड, क्लेंजिंग शुरू। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, शेन जियाओ के दिमाग में फिर से वही तेज़ दर्द उठता है, और इस बार उसे महसूस होता है उसकी मेमोरीज कोई ज़बरदस्ती मिटा रहा है। वो शौक में देखती है कि धीरे धीरे उसके और जॉन के साथ बिताए हुए सारे पल गायब हो रहे हैं। उसके दिल में डर फैल जाता है। वो भागना चाहती है, लेकिन भाग नहीं सकती। वो रोकना चाहती है, लेकिन वो उस लाइट को छू भी नहीं पाती। और सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि वो लाइट अब कुछ कहने वाली थी। जब उस लाइट सिस्टम ने बार बार कहा कि फीमेल लीड की इमोशंस एबनॉर्मल हैं और उन्हें क्लेंस करके रीराइट किया जाएगा, तब शेन जियाओ को अचानक सब समझ आ गया। उसने ऊपर देखते हुए दांत भींचकर कहा, तो तुम ही हो जो मुझे कंट्रोल कर रहे हो। और मेल लीड, वो लिन ड्यूआन है, और सपोर्टिंग मेल जॉन। सिस्टम ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके रुकने और टालने से शेन जियाओ का शक कन्फर्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया असल में स्क्रिप्टेड है, जहां सबको एक फिक्स्ड रोल निभाना पड़ता है। फिर उसे याद आया, एक्सीडेंट से पहले उसने एक वार्निंग सुनी थी कि मेल और फीमेल लीड खतरे में हैं और वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला है। तभी उसे समझ आया कि सिस्टम उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए यहाँ लाया है। यहीं से शेन जियाओ ने सिचुएशन को अपने फेवर में यूज़ किया। उसने सिस्टम से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी फीमेल लीड नहीं बनना चाहती, मुझे बस जॉन के साथ रहना है। सिस्टम ने उसे समझाने की कोशिश की, पावर, वेल्थ, स्टेटस, सब कुछ मिलेगा। लेकिन शेन जियाओ ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। सिस्टम ने आखिरी ट्रम्प कार्ड खेला। जॉन की डेस्टिनी डेथ है, वो अंत में मरने के लिए ही बना है। ये सुनकर शेन जियाओ का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसे समझ आ गया कि जॉन पहले ही मर चुका है, इसलिए वो अब अपनी आइडेंटिटी बदलकर जी रहा है। सिस्टम ने उसे वार्निंग दी, अगर वो फीमेल लीड का रोल छोड़ती है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, ना नाम, ना स्टेटस, ना पावर। फिर भी उसने बिना हिचक कहा, मुझे सब छोड़ना मंजूर है। और यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शेन जियाओ ने खुद अपनी फीमेल लीड आइडेंटिटी छोड़ दी। इसके बाद रियल वर्ल्ड में जॉन को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि शेन जियाओ उससे मिलने आई थी, लेकिन फिर नहीं आई। बाद में उसे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और हालत बहुत सीरियस थी। जॉन आईसीयू में उसे देखने जाता है। उसे अनकॉन्शियस देखकर पहली बार उसके दिल में दर्द आता है। जब शेन जियाओ होश में आती है तो उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो वही ओरिजिनल फीमेल लीड है, ठंडी, डिस्टेंट और जॉन से नफरत करने वाली। जॉन तुरंत समझ जाता है कि सिस्टम ने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी हैं। वो बिना कुछ कहे चला जाता है, क्योंकि अब उनके बीच फिर से वही दूरी आ गई है। लेकिन असली शौक तब आता है जब जॉन घर लौटता है तो गेट पर एक कमज़ोर, गरीब लड़की खड़ी होती है। जब वो करीब जाता है तो देखता है वो शेन जियाओ ही है, लेकिन अलग आइडेंटिटी में। वो मुस्कुराकर कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे पास बिना किसी रुकावट के आऊँगी। अब मैं फीमेल लीड नहीं हूँ, मैं अब सिर्फ शिनजिंग हूँ। फिर वो हल्के से मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मुझे फिर से खरीदोगे? इस बार टोन वही है, लेकिन मतलब पूरी तरह बदल चुका है। जॉन सब समझ जाता है। फीमेल लीड शेन जियाओ सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन असली शेन जियाओ अब शेन चिंग बनकर उसके सामने खड़ी है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस माननी होंगी। शेन चिंग तुरंत सिर हिलाकर कहती है, मैं सब मानूंगी। ये बात सुनते ही हमारा झोन उसे बेडरूम में चलने को कहता है, और फिर यूं ही वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके पास कोई नया मानवा है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो मुझे ज़रूर से रिकमेंड करना। बस कंडीशन यही है कि वो किसी और ने एक्सप्लेन ना की हो।